नमस्कार। अक्टूबर 2025 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत उपयोगी होगी। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि सोर्स मटेरियल का हर जरूरी पहलू कवर हो, कॉन्सेप्ट्स को आसान इंग्लिश में समझें और वो सारे फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट्स, स्कीम्स वगैरह शामिल करें जो यूपीएससी के लिए जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और हर मुख्य बिंदु या तथ्य के बाद हम ये भी बताएंगे कि वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप एक तरह से अपने ऑडियो रिवीजन नोट्स की तरह समझ सकते हैं। तो आज के मुख्य विषय क्या है? आज हम बात करेंगे IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की, फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस खत्म होने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है उसकी। अच्छा, और वो सुंदरबन वाला मॉडल भी है ना जिसे FAO ने मान्यता दी है। हाँ, सुंदरबन एक्वाकल्चर मॉडल यानी SIM है। और इसके अलावा गूगल का AI मॉडल, UNGGIM, मर्कोसुर, कॉमनवेल्थ गेम्स, UIDA की SI टित्ता की स्कीम, स्टेट माइनिंग इंडेक्स, UPOV कन्वेंशन, डोपामीन और डिजिटल टेक, वनों के फाइनेंस पर रिपोर्ट और ब्राजील, इन सब पर भी बात होगी। काफी कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 ये कहाँ हुई और क्या खास रहा? जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 हाल ही में अबू धाबी UAE में हुई है। अबू धाबी UAE में? ठीक है। हाँ, ये लोकेशन और संगठन का नाम दोनों यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कांग्रेस कितनी बार होती है? ये हर 4 साल में एक बार होती है। ये फ्रीक्वेंसी भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हर 4 साल में? जी। और इसी कांग्रेस में होती है मेंबर्स असेंबली यानी सदस्यों की सभा। ये IUCN की सबसे बड़ी मतलब सर्वोच्च निर्णय लेने वाली बॉडी है। ये जानना भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस बार की सभा में क्या बड़े फैसले यहाँ प्रस्ताव सामने आए? कई अहम चीजें हुई। एक तो अगले 20 साल के लिए एक स्ट्रैटेजिक विजन और अगले 4 साल का नया प्रोग्राम पास हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। हाँ, फिर एक अबू धाबी कॉल टू एक्शन जारी किया गया। इसमें 5 मेन एरियाज पे फोकस करने की बात है। पहला, प्रकृति को मानव कल्याण की बुनियाद के तौर पे रिस्टोर करना। ओके। दूसरा, मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तीसरा, इक्विटी और इंक्लूजन यानी न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना। न्याय और समावेशन। चौथा, नॉलेज और इनोवेशन को बढ़ावा देना। और पांचवा, प्रकृति और क्लाइमेट एक्शन के लिए रिसोर्सेज बढ़ाना। ये पांचों क्षेत्र याद रखने लायक हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या IUCN में कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं इस बार? हाँ, 100 से ज्यादा नए सदस्य शामिल हुए हैं और इनमें 6 नए देश भी हैं। 6 नए देश कौन कौन से? ये हैं आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मालदीव, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। मैं फिर से बोलता हूँ, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मालदीव, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। इन नए सदस्य देशों के नाम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर भी कुछ हुआ? आजकल ये काफी चर्चा में है। जी हाँ, सिंथेटिक बायोलॉजी और नेचर कंजर्वेशन पर ये IUCN की पहली पॉलिसी है। पहली पॉलिसी? अच्छा। हाँ। इसमें माना गया है कि सिंथेटिक बायोलॉजी से फायदे हो सकते हैं, जैसे कोई खोई हुई जेनेटिक डाइवर्सिटी को वापस लाना या फिर जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होती हैं उन्हें कंट्रोल करना। मतलब आक्रामक विदेशी प्रजातियां। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि इसके अनजाने इकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स का खतरा भी है। इसलिए एक बैलेंस्ड पॉलिसी की जरूरत है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसके फायदे, खतरे और पॉलिसी सब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर क्या रोक रहा? इस पे प्रस्ताव संख्या 042 था। इसमें फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन को पर्यावरण के लिए सीधा खतरा माना गया। सीधा खतरा? जी। और अपील की गई कि इनके प्रोडक्शन और इस्तेमाल को धीरे धीरे खत्म करने के लिए एक संधि हो और एक जस्ट ट्रांजिशन के साथ क्लीन एनर्जी अपनाई जाए। प्रस्ताव संख्या और ये मुख्य बात यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव व्यापार और इकोसाइड पर भी कुछ था? हाँ, प्रस्ताव 108 वाइल्ड लाइफ ट्रेड से जुड़ा था। खासकर जंगली जानवरों को पालतू जानवर की तरह रखने का जो कमर्शियल ट्रेड है उसे रेगुलेट करने के नियम बनाने की बात हुई। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इकोसाइड पहुंचाना एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध? हाँ, जिसे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के दायरे में लाया जा सके। ये इकोसाइड शब्द और ICC का कनेक्शन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हुई कांग्रेस के फैसलों की बात। अब जरा IUCN संगठन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दीजिए। जरूर। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में।
ये साल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1948। हाँ, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। ये फैक्ट भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये लोकेशन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसके 1400 से ज्यादा सदस्य संगठन हैं। इनमें देश, एनजीओज, रिसर्च इंस्टीट्यूट सब शामिल हैं। और हाँ, भारत भी इसका सदस्य देश है। ये बात यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत सदस्य है, ये महत्वपूर्ण है। जी। गवर्नेंस की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, मेंबर्स असेंबली सबसे ऊपर है। जब कांग्रेस का सेशन नहीं चल रहा होता तब आईयूसीएन काउंसिल सारे बड़े फैसले लेती है और काम देखती है। ये स्ट्रक्चर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आईयूसीएन की कुछ खास पहल, जैसे रेड लिस्ट? हाँ बिल्कुल, आईयूसीएन रेड लिस्ट तो सबसे जानी मानी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक और प्रोटेक्टेड एरियाज पर वर्ल्ड डेटाबेस भी इनकी मुख्य पहलें हैं। इन पहलों का नाम याद रखना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी, क्षतिपूर्ति उपकर और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्ता। ठीक है, आईयूसीएन पर काफी विस्तार से बात हो गई। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय पर, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का खत्म होना और इसका राज्यों की फिस्कल ऑटोनॉमी पर असर। जी, हाल ही में जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं उनमें ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस यानी क्षतिपूर्ति उपकर अब खत्म कर दिया गया है। अच्छा, ये खत्म हो गया है? हाँ, और इससे राज्यों के रेवेन्यू लॉस और उनकी वित्तीय स्वायत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ये डेवलपमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेस लाया क्यों गया था वैसे? देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था तो ये तय हुआ था कि राज्यों को अगले 5 साल तक जो भी रेवेन्यू का नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र करेगा। उसी के लिए ये मुआवजा या कॉम्पनसेशन सेस था। इसका उद्देश्य जानना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके खत्म होने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर क्या असर दिख रहा है? क्या ट्रेंड्स हैं? कई महत्वपूर्ण ट्रेंड्स हैं। पहला तो यही कि राज्यों की फिस्कल ऑटोनॉमी, मतलब अपने वित्तीय फैसले लेने की आजादी, कम हुई है। कैसे? देखिए, जीएसटी से हुआ क्या है कि टैक्स लगाने की कई शक्तियां राज्यों से निकलकर जीएसटी काउंसिल के पास चली गईं, और जीएसटी काउंसिल में हम जानते हैं केंद्र का प्रभाव ज्यादा रहता है। ये पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा। दूसरा है खर्च और कमाई के बीच असंतुलन। मतलब राज्यों की जिम्मेदारियां जैसे कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तो बनी हुई हैं, लेकिन जीएसटी के बाद ज्यादातर टैक्स वसूलने की शक्ति केंद्र के पास चली गई। तो खर्च की जिम्मेदारी राज्यों की और कमाई का जरिया केंद्र के पास ज्यादा? हाँ बिल्कुल, इससे एक फिस्कल इम्बैलेंस बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, राज्यों को जो कुल टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा मिलता था उसका प्रतिशत कम हो गया है। वो क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार अब ज्यादा सेस और सरचार्ज लगा रही है, और इनसे जो पैसा आता है वो राज्यों के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। इसका असर राज्यों के हिस्से पर पड़ता है। ये जानना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो गंभीर बात है। चौथा, जो फाइनेंस कमीशन टैक्स बांटने के फॉर्मूले तय करता है उस पर भी कुछ राज्यों को आपत्ति है। उनका कहना है कि इससे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को नुकसान होता है। ये फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरिया भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और पांचवा ट्रेंड है राज्यों की केंद्र से मिलने वाले पैसों पर बढ़ती निर्भरता। औसतन 44% रेवेन्यू राज्यों को केंद्र से ट्रांसफर होके मिलता है। कुछ राज्यों में तो ये बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार में 72%। 72%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, इससे राज्यों का डेट मैनेजमेंट प्रभावित होता है, और अगर केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकार हो तो पॉलिटिकल फ्रिक्शन भी बढ़ सकता है। ये डेटा और इसके राजनीतिक मायने दोनों यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, टैक्स शेयरिंग के जो सिद्धांत हैं उनमें बदलाव की जरूरत है, ताकि राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता बढ़े, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत हो और केंद्र पर निर्भरता कम हो। ये सुझाव यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई कॉन्क्रीट सुझाव? एक सुझाव ये है कि पर्सनल इनकम टैक्स से जो कमाई होती है उसे केंद्र उन राज्यों के साथ शेयर करे जहां से वो टैक्स कलेक्ट हुआ है। अच्छा। और दूसरा, राज्यों को और सशक्त बनाया जाए। कुछ राज्य कनाडा मॉडल की बात करते हैं। कनाडा मॉडल वो क्या है? कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट करीब 46% टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है और 40% खर्च करती है, जबकि जो राज्य सरकारें हैं वो 54% इकट्ठा करती हैं और 60% खर्च करती हैं। मतलब राज्यों के पास ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी और आजादी है। ये मॉडल जानना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा सुझाव? तीसरा है राज्यों की फिस्कल हेल्थ पर लगातार नजर रखना,
इसके लिए फिस्कल स्टेबिलिटी इंडेक्स जैसे टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। ये उपाय भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल साइम और फाओ मान्यता। चलिए अब बात करते हैं सुंदरबन एक्वाकल्चर मॉडल यानी साइम की। इसे हाल ही में फाओ से ग्लोबल पहचान मिली है। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है। सुंदरबन एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स यानी साइम को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO से ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला है। साइम और FAO रिकॉग्निशन, ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इस साइम मॉडल को डेवलप किया है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी यानी न्यूज नाम की संस्था ने। डेवलपर संस्था का नाम भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये साइम पहल है क्या असल में? विस्तार से बताइए। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप MSP पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया में मैंग्रोव इकोसिस्टम को बचाते हुए झींगा यानी श्रिम्प के व्यापार को बेहतर बनाना। ये उद्देश्य यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सुंदरबन में इसका क्या लक्ष्य है? सुंदरबन में लक्ष्य है एक लचीला इकोसिस्टम बनाना। इसके लिए खारे पानी में एक्वाकल्चर का एक स्टैंडर्ड तरीका विकसित किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर वहां के लोकल ब्लैक टाइगर श्रिम्प पर फोकस है। ब्लैक टाइगर श्रिम्प इकोसिस्टम आधारित, क्लाइमेट रेजिलिएंट और कंजर्वेशन से जुड़ी आजीविका का एक बढ़िया उदाहरण है। ये बात यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके और क्या उद्देश्य है? एक और उद्देश्य है ब्लू कार्बन उत्सर्जन कम करना। ब्लू कार्बन वो क्या होता है? ब्लू कार्बन वो कार्बन होता है जो तटीय इकोसिस्टम जैसे मैंग्रोव सोखते और स्टोर करते हैं। तो मैंग्रोव को बचाकर ब्लू कार्बन कम करना, ये ब्लू कार्बन का कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा किसानों के संगठन बनाना, ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन के जरिए मार्केट तक पहुंच बढ़ाना, ताकि किसानों को सही दाम मिले और समावेशी विकास हो सके। इसे फाइनेंस कौन कर रहा है? इसे ग्लोबल नेचर फंड GNF फाइनेंस कर रहा है, नेचरलैंड, EV और मर्सिडीज बेंज के सहयोग से। ये फाइनेंसिंग डिटेल्स भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसमें IMA का भी जिक्र था, इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर। हाँ, ये IMA के सिद्धांत पर भी काम करता है। IMA में क्या होता है कि मैंग्रोव एरिया में जब एक्वाकल्चर करते हैं तो जलीय जीवों की संख्या कम रखते हैं, लो स्टॉकिंग डेंसिटी। कम संख्या में क्यों? ताकि उन्हें अलग से खाना, सप्लीमेंट्री फीड न देना पड़े और वो प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध है उसी पर निर्भर रहें। इससे इकोसिस्टम पर दबाव कम पड़ता है। ये IMA कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन के बारे में कुछ खास भौगोलिक बातें भी बता दीजिए। हाँ जरूर। सुंदरबन मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये लोकेशन और नदियां यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना का डेल्टा। जी, ये पूरा इलाका ज्वारीय नदियों, कीचड़ वाले मैदानों, मड फ्लैट्स और नमक सहने वाले मैंग्रोव वनों से भरे छोटे छोटे द्वीपों का एक जटिल नेटवर्क है। और यहाँ बाघ भी मिलते हैं ना? हाँ, ये दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है बांग्लादेश के हिस्से के अलावा, जहाँ बाघों की अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। ये यूनिक फैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में मैंग्रोव कवर की अभी क्या स्थिति है? कुछ आंकड़े हैं जो ध्यान रखने चाहिए। राज्यों में देखें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर पश्चिम बंगाल में है, करीब 42.45%। ये क्रम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, उसके बाद गुजरात करीब 23.66% और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह करीब 12.39%। और कुल कितना है भारत में मैंग्रोव कवर? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव कवर 4991.68 वर्ग किलोमीटर है। ये देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। ये डेटा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य संक्षिप्त सुर्खियां यूपीएससी रेलेवेंस के साथ। ठीक है, अब कुछ और अहम सुर्खियों पर जल्दी से नजर डालते हैं जो यूपीएससी के लिहाज से जरूरी हैं। पहली, गूगल का AI मॉडल और कैंसर ट्रीटमेंट। पहला, गूगल का AI मॉडल कैंसर उपचार में। गूगल का AI मॉडल कैंसर उपचार में। इस मॉडल का नाम है C2S स्केल, सेल टू सेंटेंस स्केल 27B। इसे गूगल डीप माइंड और येल यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। नाम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसने किया क्या है? इसने कैंसर सेल्स के बर्ताव पर एक नई साइंटिफिक हाइपोथेसिस दी, जिसे बाद में लैब में जीवित सेल्स पर प्रयोग करके सही पाया गया। इसने सिल्ट्रुक्सिमैब नाम की एक दवा पहचानी जो ट्यूमर के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाती है। ये दवा का नाम और AI का रोल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ केयर में AI
खासकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs की क्या भूमिका हो सकती है? कई भूमिकाएं हैं, जैसे सेल्स की भाषा समझना, साइंटिस्ट के सहयोगी की तरह काम करना, दवा खोजने की प्रक्रिया तेज करना, पर्सनलाइज मेडिसिन संभव करना और चैटबॉट वगैरह के जरिए मरीजों से जुड़ना और उन्हें सपोर्ट देना। ये सब भूमिकाएं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली सुर्खी UNGGM, ये क्या है? पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति। खबर ये है कि भारत को इसकी एशिया प्रशांत रीजनल कमेटी UNGGIM AP का को-चेयर चुना गया है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और UNGGIM खुद क्या है? ये UN का एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। इसे 2011 में इकोसॉक के तहत बनाया गया था। ये जियोस्पेशियल यानी भूस्थानिक इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर फैसले लेने वाली दुनिया की टॉप बॉडी है। इसका स्थापना वर्ष, इकोसॉक से लिंक और कार्य यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मर्कोसूर के बारे में क्या खबर है? 3 मर्कोसूर। खबर है कि भारत और ब्राजील के बीच सहमति बनी है कि भारत और मर्कोसूर ब्लॉक के बीच जो मौजूदा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA है, उसका दायरा बढ़ाया जाए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मर्कोसूर ब्लॉक क्या है? ये 1991 में बना था। हेडक्वार्टर मॉन्टेविडियो, उरुग्वे में है। ये दक्षिण अमेरिकी देशों का एक ट्रेड ब्लॉक है। सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे। वेनेजुएला भी था शायद। हाँ, लेकिन वेनेजुएला की सदस्यता अभी सस्पेंडेड है। ये एक कस्टम्स यूनियन की तरह काम करता है। इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर्स, सदस्य, सस्पेंडेड सदस्य और ये किस तरह का ब्लॉक है, ये सब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स। 4 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। खबर ये है कि अहमदाबाद शहर का नाम 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए प्रस्तावित किया गया है। ये गेम्स का शताब्दी संस्करण होगा। ये फैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इन गेम्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। पहला खेल 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुआ। पिछला 2022 में बर्मिंघम में। अगला 2026 में ग्लासगो में होगा। हेडक्वार्टर्स लंदन में है। गवर्निंग बॉडी है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। 72 देश क्षेत्र सदस्य हैं। हर 4 साल में होते हैं। ये सारे फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। UIDAI की सीटा योजना क्या है? स्क्वायर 5 UIDAI की सीटा योजना, पहले तो सीटा का फुल फॉर्म स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मकसद क्या है? मकसद है भारत के डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम को मजबूत करना और जो नए खतरे आ रहे हैं जैसे डीप फेक, स्पूफिंग, प्रेजेंटेशन अटैक्स, उनसे निपटना। ये उद्देश्य यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे लागू कौन कर रहे हैं? इसे UIDAI लागू कर रहा है, जो MITI यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत आता है। फोकस एरियाज हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AIML सॉल्यूशंस, डेटा प्राइवेसी और एडवांस्ड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। ये एरियाज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI, ये किसने जारी किया और क्या बताता है? साक्स राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI साक्स, इसे जारी किया है केंद्रीय खान मंत्रालय ने। जारीकर्ता यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मापता क्या है? ये मापता है कि माइनिंग सेक्टर के विकास में राज्यों का योगदान कैसा है। इसका उद्देश्य सुधारों को बढ़ावा देना और राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। ये कोयले को छोड़कर बाकी खनिजों की नीलामी में प्रदर्शन, खदानों को जल्दी चालू करना, एक्सप्लोरेशन पर जोर और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस पर आधारित है। इसमें राज्यों की रैंकिंग कैसी रही? राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी A उच्च क्षमता वाले में टॉप पर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कैटेगरी B मध्यम क्षमता में गोवा, उत्तर प्रदेश, असम। और कैटेगरी C कम क्षमता में पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा। ये कैटेगरीज और टॉप राज्य यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। UVPO कन्वेंशन 1991 क्यों चर्चा में है और भारत का क्या स्टैंड है? 97वां UPOV कन्वेंशन 1991। UPOV कन्वेंशन 1991 एक संस्था है ग्रेन। उसकी रिपोर्ट आई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs कई देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो UPOV कन्वेंशन 1991 के मानक अपनाएं। अच्छा, UPOV क्या है?
यूपीओवी का मतलब है पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। 1961 में बना था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका काम है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, पीवीपी का सिस्टम देना और ब्रीडर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देना, जिन्हें ब्रीडर्स राइट्स कहते हैं। और यूपीओवी 1991 कन्वेंशन में क्या खास है? ये ब्रीडर्स के अधिकारों को और मजबूत करता है, और जो किसानों का अधिकार होता है अपनी फसल का बीज बचाकर अगले साल इस्तेमाल करने का, उसे ये सदस्य देशों के लिए ऑप्शनल बना देता है, अनिवार्य नहीं। तो भारत का क्या रुख है इस पर? भारत यूपीओवी का सदस्य नहीं है। भारत का अपना कानून है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। ये कानून ब्रीडर और किसान दोनों के अधिकारों को बचाता है, जिसमें किसानों का बीज बचाने का अधिकार भी शामिल है। भारत की ये स्थिति और ये कानून यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डिजिटल तकनीक और डोपामाइन का क्या कनेक्शन है? ये आजकल बहुत सुनने में आता है। 8 डोपामाइन और डिजिटल तकनीक। 8 डोपामाइन और डिजिटल तकनीक। हाँ, ये देखा गया है कि हमारे फोन पर जो नोटिफिकेशन आते हैं, लाइक्स मिलते हैं या कंटेंट फीड लगातार बदलता रहता है, वो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन तो फील गुड केमिकल है ना? हाँ बिल्कुल, डोपामाइन हमारे दिमाग का फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। ये मोटिवेशन, रिवॉर्ड और खुशी से जुड़ा है। ये रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है। डिजिटल डिवाइस इसी रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करके हमें बार बार उन्हें यूज करने के लिए उकसाते हैं। और इससे लत लग सकती है। हाँ, इससे लत जैसी आदतें बन सकती हैं, ध्यान भटकता है। जैसे नशे वाली चीजें भारी मात्रा में डोपामीन रिलीज करती हैं, जिससे टॉलरेंस बढ़ती है और लत लगती है। कुछ वैसा ही मैकेनिज्म यहाँ भी काम कर सकता है। ये डोपामीन का रोल और डिजिटल लत का कनेक्शन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वनों के लिए वित्त की स्थिति यानी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स 2025 रिपोर्ट, ये किसने जारी की और क्या कहती है? वनों के लिए वित्त की स्थिति 2025 रिपोर्ट। वनों के लिए वित्त की स्थिति 2025 रिपोर्ट, इसे जारी किया है यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ये इस टॉपिक पर पहली रिपोर्ट है। जारीकर्ता यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? सबसे बड़ी बात कि फाइनेंसिंग की भारी कमी है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स पाने के लिए 230 तक हर साल $216 बिलियन कम पड़ रहे हैं। काफी बड़ी रकम है। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि वनों में सालाना इन्वेस्टमेंट 2030 तक 3 गुना और 2050 तक 6 गुना करने की जरूरत है। अभी 2023 में 91% फाइनेंसिंग सरकारों ने की है। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में रिपोर्ट कहती है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे वनीकरण वगैरह को बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाने की जरूरत है। 2030 तक 1 बिलियन हेक्टेयर और 2050 तक 1.8 बिलियन हेक्टेयर जमीन पर रेस्टोरेशन की जरूरत है। ये सारे डेटा पॉइंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आखिर में सुर्खियों में रहा स्थल ब्राजील। 10 सुर्खियों में रहा स्थल ब्राजील। 10 सुर्खियों में रहा स्थल संदर्भ था भारत ब्राजील बिजनेस डायलॉग। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से मिलती हैं। अटलांटिक महासागर से लंबा तट है। ये लोकेशन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ की खास भौगोलिक विशेषताएं। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन बेसिन का बड़ा हिस्सा यही है। पंपास घास के मैदान है और पेंटनेल जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड यानी दलदल है। नदियां कौन सी प्रमुख हैं? तो अमेज़न तो है ही, उसके अलावा पैराग्वे, पराना प्लाटा, टंकाटिन्स, अराग्वाया और साउ फ्रांसिस्को प्रमुख नदी सिस्टम है। ये विशेषताएं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और राजधानी है ब्राजीलिया, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष तो ये थी अक्टूबर 2025 के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से सभी जरूरी पहलुओं को कवर करें। जी, हमने IUCN कांग्रेस के फैसलों से लेकर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के असर, साइमे मॉडल और तकनीक, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई और अहम खबरों को देखा और हर जगह ये बताने की कोशिश की कि प्रीलिम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे हमने देखा कि यूपीओवी कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय कृषि नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, जैसा
ग्रेन रिपोर्ट ने इशारा किया। तो उसी तरह IUCN कांग्रेस में जो वैश्विक संरक्षण लक्ष्य तय हो रहे हैं, जैसे इकोसाइड को अपराध मानना या फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना, वो अलग-अलग देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और उनकी अपनी विकास की प्राथमिकताओं के साथ कैसे संतुलित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है जिस पे दुनिया भर में बहस चलती रहेगी। उम्मीद है ये ऑडियो सत्र सुनने वालों के रिवीजन में मददगार होगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।